नमस्कार दोस्तों, इंडिविजुअल सर्विसेज की नेटवर्किंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है पंकज सोनी। तो आज हम इंडिविजुअल नेटवर्किंग क्लासेस में जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। ये रहा हमारा इंडेक्स। इसमें हमें पढ़ना है आज www वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है, इसके जनक कौन है और इनसे हमें क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद इंटरनेट वर्सेस वेब, इंटरनेट से यह किस प्रकार डिफरेंट या अलग है। उसके बाद आती है हमारी वेबसाइट्स, जिनके माध्यम से हम ब्राउज़र के ऊपर ब्राउज़ करके अपनी इंफॉर्मेशन को वहाँ से निकाल कर लाते हैं। उसके बाद आता है हमारा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक संग्रहित क्षेत्र से निकाल कर अपने पास लाते हैं। दूसरा आता है सर्च इंजन। वेब ब्राउज़र की तरह ही हमारे कुछ सर्च इंजन है जो हमें स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन लाकर देते हैं। इनमें पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सर्च इंजन, इनके प्रकार किस प्रकार के होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फेवरेट फोल्डर, कॉन्सेप्ट ऑफ फेवरेट फोल्डर्स यूज्ड इन आवर ईमेलिंग सिस्टम एंड आल्सो इन आवर ब्राउज़र्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे ईमेल। ईमेल क्या होता है, ईमेल्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ईमेल में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, जैसे कि इसमें मैंने एक नाम बताया SMTP प्रोटोकॉल। उसके बाद पॉप और IMAP प्रोटोकॉल्स। इसके बाद हम ईमेल और जीमेल से किस प्रकार अलग है। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव टू आवर टॉपिक वर्ल्ड वाइड वेब www। तो ये रहा हमारा टॉपिक वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब होता है, इसे हम वर्ल्ड वाइड वेब को ही शॉर्ट फॉर्म में वेब के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जो किसी ब्राउज़र के ऊपर से हमारी इंफॉर्मेशन को लाने का कार्य करता है। अब हम इस वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से तथा ब्राउज़र का उपयोग करके हम किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को लाते हैं, उनके लिए हम कुछ स्पेशल काइंड ऑफ वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं, जिसे जो एड्रेस उस ब्राउज़र पर डाला जाता है, उस ब्राउज़र पर एक सर्च बॉक्स होता है जिस पर जाकर हम एक एड्रेस डालते हैं। उस एड्रेस को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URL के नाम से जाना जाता है। अगर हम किसी वेबसाइट का नाम जैसे यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसा कि एक URL का नाम लिखा हुआ है सच एज HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये एक प्रोटोकॉल है जो किसी भी वेबसाइट को सिक्योरिटी प्रदान करता है। www.example.com ये हमारा एक रिसोर्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या इसे URL या वेबसाइट के नाम से भी जानते हैं। हम किसी URL प्रोफार्मा में एक URL को डालते हैं और वहां से हम अपनी इंफॉर्मेशन को निकाल कर लाते हैं। ये इंफॉर्मेशन कुछ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट या पेजेस से जुड़ी हुई होती हैं, जिन्हें हम इंटरनेट की मदद से निकाल कर लाते हैं। हाइपर टेक्स्ट कुछ हाइलाइटेड टेक्स्ट होते हैं जिनकी मदद से हम ये हाइपर टेक्स्ट हाइपर लिंक की मदद से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर में है, मीन्स अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम आगे एक वेबसाइट पर स्विच कर जाएंगे। विदाउट इंटरनेट हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी इंटरनेट पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर्स में कि इंटरनेट के बिना हम किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर हम टेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब एक प्रकार का वेब जिसे हम कहते हैं, जो कि ब्राउज़र से किसी भी इंफॉर्मेशन को लाने का कार्य करता है बाय यूजिंग सम URL दैट इज कॉल्ड वेबसाइट्स। वेबसाइट्स का उपयोग करके इंटरनेट की मदद से जब भी हम किसी ब्राउज़र से इंफॉर्मेशन लाने का कार्य करते हैं तो वो हमारा कार्य वर्ल्ड वाइड वेब या वेब की मदद से किया जाता है। अब ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं, जिन्हें हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। अब हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट इज अ टेक्स्ट displayed on the computer display or other electronic devices with reference to other text। ये हाइपरटेक्स्ट जैसा कि यहाँ पर एक ब्लू लिंक आप देख पा रहे हैं, अगर ये एक टेक्स्ट दूसरे रेफरेंस से जुड़ा हुआ होता है जो हमें दूसरी वेबसाइट्स पर ले जाने का कार्य करता है। हाइपरटेक्स्ट इज अ टेक्स्ट displayed
यह एक प्रकार का टेक्स्ट है जो कि कंप्यूटर या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की डिस्प्ले पर शो होता है विथ रेफरेंस टू अदर टेक्स्ट, जो कि दूसरे टेक्स्ट से जुड़ा होता है, दैट द रीडर कैन इमीडिएटली एक्सेस, जिसकी मदद से यूजर इसे एक्सेस कर पाता है। तो हम अभी इस हाइपर टेक्स्ट को आगे की स्लाइड में देखेंगे कि हमारा हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक क्या चीजें होती हैं और ये कैसे कार्य करती हैं। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आर इंटरकनेक्टेड बाय हाइपर लिंक। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर कहा कि ये हाइपर टेक्स्ट हाइपर लिंक की मदद से जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो आपको समझ में आया, आई होप, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। वर्ल्ड वाइड वेब या वेब हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो ब्राउजर की मदद से इंटरनेट का उपयोग करके इंफॉर्मेशन को लाने में सहायता करता है। द इन्वेंटर ऑफ www वर्ल्ड वाइड वेब का जनक सर टिम बर्नर्स-ली को कहा जाता है, जिन्होंने 1989 में अब ये वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। तो इंटरनेट और वेब किस प्रकार एक दूसरे से अलग है। इंटरनेट, जैसा कि आपने पढ़ा था कि कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, ये एक प्रकार का कलेक्शन ऑफ नेटवर्क होता है जो इस भौगोलिक या वैश्विक रूप से सभी कंप्यूटरों को बिजनेस वर्ल्ड या एजुकेशन या गवर्नमेंटल बॉडीज या तो हमारा शैक्षणिक संस्थान हो या तो कोई सरकारी प्रतिष्ठान हो या कोई वैश्विक या हमारा जो बिजनेस वर्ल्ड हो, उन सभी लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का कार्य करता है। अब हम वेब का मतलब होता है द मीन्स वी यूज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है कि हम वेब की मदद से किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट का उपयोग करके किसी भी वेब ब्राउजर से लाने की कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। तो इंटरनेट और वेब में आपको अंतर पता चल गया होगा कि इंटरनेट केवल एक कलेक्टेड ऑफ कनेक्शंस होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स का कनेक्शन होता है या बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और उन कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट का उपयोग करके वेब ब्राउजर की मदद से जो भी हम इंफॉर्मेशन लाने का कार्य करते हैं वह हमारा वेब की मदद से किया जाता है। अब हम आते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि हाइपर टेक्स्ट होते हैं, उन जो हाइपर टेक्स्ट हाइपर लिंक से जुड़े हुए होते हैं। हाइपर लिंक्स क्या होता है, यहाँ पर enables user to jump from one page to another page on the web। हाइपरलिंक कुछ ऐसी लिंक्स होती हैं जो हमें एक पेज से दूसरे पेजों को जोड़ती हैं विद द हेल्प ऑफ वेब। जैसा कि मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, कुछ मैंने यहाँ पर 3 वेबसाइट्स के नाम लिखे हुए हैं। दीज आर द हाइपरलिंक, मैंने जिन्हें हाइपरलिंक का नाम दिया है और ये हाइपरलिंक है। जैसे मैं यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ www.w3schools.com, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें यह हाइपरलिंक w3schools.com के वेब पेज पर लेकर जाएगी। लेट्स शो हियर, इट्स अ HTML पेज व्यू। w3schools.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी मदद से हम बहुत सारे प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे कि लर्न HTML, CSS, बहुत सारे लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, PHP, बूटस्ट्रैप, इन सभी प्रोग्राम्स को हम यहाँ से, प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार हम दूसरी हाइपरलिंक पे चलते हैं जो कि हमारी कंपनी की एक लिंक है indovisionglobal.com। This is a page of our company's website indovisionglobal.com, जो हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। प्रोफेशनल IT सर्विसेज, मैनेज सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, ट्रेनिंग एंड नॉलेज पार्टनर, हायरिंग एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ऑटोमेशन। यहाँ पर प्रोफेशनल IT सर्विसेज, मैनेज सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस, ये सब सर्विसेज कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। अब हम आगे मूव करते हैं, इसी का एक और फॉर्म देखते हैं जिसमें हमें विस्तार में जानकारी मिलेगी कि हमारी कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इट्स आल्सो अ हाइपरलिंक which is connected to which connects here Indovision services, we work for a smile, explore your business opportunities। यहाँ पर हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, मैन पावर सोल्यूशन, एंटरप्राइज सोल्यूशन एंड ट्रेनिंग।
यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। बिजनेस ब्रांचेस दिल्ली, मुंबई, नोएडा, सिंगापुर एंड जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। तो आपने देखा कि कैसे हम हाइपरलिंक की मदद से एक पेज से दूसरे पेज में स्विच कर सकते हैं। हमने उस हाइपरलिंक को क्लिक किया था, अब हम एक और नई लिंक को ओपन करते हैं। माना कि हमने एक नई लिंक ओपन की जिसमें इस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल रही हैं। इट मीन्स कि वो पेज इस पेज से लिंक था और ये पेज किसी और पेज से लिंक है। तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली डिफरेंट सर्विसेज आपको दिखाई दे रही है। मैन पावर सोल्यूशन, क्लाइंट टैलेंट, ट्रेनिंग भी, अदर ट्रेनिंग, CCNA, CCNP, IPv6 ट्रेनिंग, IELTS ट्रेनिंग, और यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अब हम अपनी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि हाइपरलिंक क्या होता है। तो अब हम आते हैं कि जो हमने URL पढ़ा था, हम उस URL को किस प्रकार से एक्सेस करते हैं और या वेबसाइट्स क्या होती हैं। जैसा कि हमारा एक कंपनी का व्यू है, ये देखिए एक वेबसाइट्स है। इट्स अ वेबसाइट ऑफ indovisionglobal.com, जिसके द्वारा ये उसका पेज है। नेक्स्ट, indovisionservices.in, मेक बिजनेस एजाइल, मेक इट पास सिंपल, ये भी एक वेबसाइट्स है इंडोविजन सर्विसेज की। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडोविजन, दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडोविजन। तब हम मूव करते हैं वेबसाइट्स की ओर। वेबसाइट is a collection of publicly accessible interlinked web pages that shares a single domain name। जैसे कि अभी मैंने पढ़ा कि हाइपरलिंक की मदद से एक वेबसाइट क्या होती है, पब्लिकली एक्सेसिबल। कोई भी वेबसाइट्स होती हैं, कुछ वेबसाइट्स को छोड़कर सरकारी या गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं जिन्हें हम एक्सेस नहीं कर सकते। हर एक वेबसाइट का एक दायरा होता है जो कि हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। इंटरलिंक्ड वेब पेजेस होते हैं, ये एक प्रकार के वेब पेजेस होते हैं। जैसा कि अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा था कि हमने यहाँ पर जाकर हमने www.indovisionglobal.com पे क्लिक किया था, तो हम कुछ यहाँ पर पहुंचे थे, और अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद हम किसी और पेज पर भी लैंड कर जाते हैं। तब हम आते हैं यहाँ पर लिखा हुआ पब्लिकली एक्सेसिबल इंटरलिंक्ड वेब पेजेस, ये एक दूसरे से जुड़े हुए पेजेस होते हैं दैट शेयर्स अ सिंगल डोमेन नेम। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ कि indovisionservices.in। अब indovisionservices.in से जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी उन सबके एक सिंगल डोमेन नेम होंगे। जैसे कि indovisionglobal.com, उसकी सर्विसेज कुछ अलग होगी, indovisionservices.in वो सर्विसेज कुछ अलग प्रोवाइड करेगा। या अगर हम जैसे कि हम गवर्नमेंट वेबसाइट्स की कुछ बात करें, MHRD नेट्स, या अगर हम बात करें बोट NR, इन सब वेबसाइट्स की बात करें, ये सब गवर्नमेंट बॉडीज हो गई, इनकी वेबसाइट्स के काम अलग होते हैं। ऑल पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट्स कंस्टिट्यूट द वर्ल्ड वाइड वेब। जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वे सब वर्ल्ड वाइड वेब के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं। A website typically consists of many web pages linked together in a coherent manner। जैसे कि हमने देखा कि ये जो वेबसाइट्स होती हैं ये वेब पेजेस से एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं और कोहेरेंट मैनर, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। वेबसाइट्स कम्स इन एंडलेस वैरायटी। वेबसाइट्स जो हमारी होती हैं कई प्रकार की हो सकती हैं। वे एजुकेशनल या शैक्षणिक रूप से जुड़ी हो सकती हैं, न्यूज़ या हमारी समाचार से जुड़ी वेबसाइट्स हो सकती है, सोशल मीडिया या सामाजिक प्रचार के लिए बनाई गई कुछ वेबसाइट्स हो सकती हैं। ई कॉमर्स जैसे कि हमने ई सेलिंग या ई परचेजिंग के लिए कुछ वेबसाइट्स को बनाते हैं, जैसे कि हमारा OLX हो गया, amazon.com हो गया, alibaba.com हो गया। ये ऐसी वेबसाइट्स ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जो वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, इन वेबसाइट्स को हम किसी भी प्रकार की डिवाइसेस का, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, नेटवर्किंग डिवाइसेस का उपयोग करके हम इन्हें एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट्स या एनी हैंडहेल्ड PVAs का उपयोग करके हम इन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ इंटरलिंक या हाइपरलिंक्ड वेब पेजेस या वेबसाइट्स का मैंने एग्जांपल पेश करता हूँ यहाँ पर। जैसे कि हमारा ये एक IHRMS सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर द HR सोल्यूशन बाय indovisionservices.in। Here you can easily manage your employees data as well as your payroll categories, payroll responsibilities also।
नेक्स्ट मूव हम इसी सर्विसेज पे आते हैं। एक बार हम आपको एक IHRMS का एक व्यू दिखाते हैं। जैसा कि हमने बोला कि ये वेब पेजेस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि मैंने अभी उस पेज को क्लिक किया तो हम इस पेज पर पहुंचे, और अगर हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो अब हम एक नए पेज पर लैंड करेंगे। दैट इज अ न्यू पेज दैट इज इंटरलिंक्ड बाय द प्रीवियस पेज। हियर IHRMS के सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज टाइम मैनेजमेंट। हियर यू कैन पुट योर डेली वर्कशीट, एनी क्वेरी, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। यहाँ पर आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी आपका डेटा है, आई कार्ड, माई पर्सनल इन्फो, माई क्वालिफिकेशन, माई वर्क इन्फो, बैंक डिटेल्स, डिपेंडेंट लिस्ट, अपलोड, एक्नॉलेजमेंट, माई अचीवमेंट एंड द PF नॉमिनेशंस फॉर्म्स, ये सब कुछ फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी अटेंडेंस देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अप्लाई योर लीव्स, मिस पंच एंड एनी अदर एक्टिविटीज दैट यू वांट टू डू। उसके बाद आता है हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जिसमें आप अपनी अप्रेजल सबमिट करते हैं या KRA रिपोर्ट या डेली रिपोर्ट जो भी आपकी होती है उसे एक बार पहले सबमिट करते हैं। उसके बाद हमारे द्वारा कुछ प्रोवाइड किए जाने में बिजनेस ट्रिप अप्रूवल्स के लिए ये बनाया गया सर्विसेज है। एक्सपेंसेस मैनेजमेंट, अगर आप कहीं बिजनेस के पर्पज से जाते हैं तो आपको जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन्हें यहाँ पर कुछ फिल करना होता है। एसेट मैनेजमेंट, जो आपको एसेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइडेड होती हैं। इसके बाद आते हैं हम सैलरी मैनेजमेंट, आपके सैलरी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, सैलरी स्लिप, सैलरी डिडक्शन, व्यू कंप्यूटर टैक्स, व्यू एक्नॉलेजमेंट फॉर्म्स वगैरह यहाँ पर सब कुछ प्रोवाइडेड होते हैं। स्टाफ मैनेजमेंट में आप यहाँ पर क्लियरेंस अपना करा सकते हैं, मिस पंच अप्लाई, ये सब चीज़ें, स्टाफ लीव्स वगैरह देख सकते हैं। सो दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई HRMS TGQI डैशबोर्ड HRMS सर्विसेज। नेक्स्ट हम अपनी अगली वेबसाइट पर पढ़ते हैं। Please viewers, you can also subscribe our website pages in LinkedIn, Facebook, Twitter, anywhere. So it's a view of LinkedIn pages. Please like and subscribe, follow and subscribe also our services. Innovation Services Private Limited page of LinkedIn. Here we are also all in our Facebook. So you can connect with us via Facebook also. You can also direct WhatsApp to us and message also. This is the Innovation Services Facebook page. You can also like and share with your colleagues. We are also in a Twitter. This is the Indovision Twitter page. Please follow and subscribe also. And we also provide the DDU HRMS app for our trainees to view their information. So next, move to our next topic, web browser. Web browser एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जहां से हम कुछ भी इंफॉर्मेशंस को लेकर आते हैं या यूजर के सामने इंटरनेट की मदद से वेब ब्राउज़र का उपयोग करके हम जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र के डिस्प्ले पर शो होती है वे सब एक वेब ब्राउज़र की मदद से ही किए जाते हैं। अब वेब ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है दैट अलाउज अ यूजर टू एक्सेस एंड डिस्प्ले द वेब पेजेस। यह यूजर के सामने इंटरनेट की मदद से वेब पेजेस को शो करने का कार्य करता है। इट इज यूज टू एक्सेसिंग वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। जैसा कि मैंने बताया कि आपको इंटरनेट की मदद से यह किसी भी वेबसाइट्स को एक्सेस करने का कार्य करता है। अब इस पर प्रदर्शित जो हमारे कंटेंट होते हैं वो HTML या XML के फॉर्मेट में दिखाए जाते हैं। HTML ये होती है हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं जिनका उपयोग करके हम किसी भी डिटेल्स को या कोई भी इंफॉर्मेशन को यूजर के सामने ह्यूमन के रीडेबल कोड फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं। वेब ब्राउजर ट्रांसलेट वेबसाइट्स
वेब ब्राउज़र जो होते हैं उन वेबसाइट्स को ट्रांसलेट करते हैं एंड वेब पेजेस यूजिंग द HTTP इनटू ह्यूमन रीडेबल कंटेंट। जैसा कि मैंने बताया, वेब ब्राउज़र किसी भी इंफॉर्मेशन को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में तब्दील करके यूजर के सामने प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। जैसा कि हमारा कभी भी आप कंप्यूटर ओपन करेंगे, विंडोज में आपका एक डिफॉल्ट इंटरनेट ब्राउजर होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर, जो कि पहले के इस ब्राउजर से रिप्लेस कर दिया गया है। इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर। इट्स अ डिफॉल्ट ब्राउजर इन एनी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। I am showing here too. It's a Fluent browser, Microsoft Edge browser. And this is the look and feel of Microsoft Edge browser. Here you are showing. It's a default browser. इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर, यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रकार के ब्राउजर्स हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स। आल्सो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर्स के नाम वर्णित हैं। गूगल क्रोम, यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा मिनी एंड माइक्रोसॉफ्ट एज। ये सब ब्राउज़र विंडोज़ में उपयोग होने वाले ब्राउज़र्स हैं। ये ब्राउज़र्स हमारे कुछ इस काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैकबुक में यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ही ये ब्राउज़र्स यूज़ किए जाते हैं। सफारी। यहाँ पर आते हैं ब्राउज़र्स का मार्केट। ब्राउज़र्स मार्केट शेयर वर्ल्ड वाइड। कौन सा ब्राउज़र पूरे वर्ल्ड में किस प्रकार से अपनी छवि छोड़ता है या सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले ब्राउज़र्स का यहाँ पर एक चार्ट वर्णित है कि जैसा कि गूगल क्रोम पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट में इसका जो आधिपत्य है 63.69%। आफ्टर दैट सफारी, उसके बाद फायरफॉक्स, सैमसंग इंटरनेट, एज लेजेसी एंड यूसी ब्राउज़र। ये सब रिपोर्ट जो है मार्च 2020 के अंत की है। मार्च तक क्रोम के द्वारा मार्केट शेयर 63.69% है। इसके बाद आते हैं हम अगले टॉपिक पर, सर्च इंजन। सर्च इंजन होता क्या है? सबसे पहले सर्च इंजन के आविष्कारक का नाम जोनाथन फ्लेचर। सर्च इंजन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि किसी भी इंफॉर्मेशंस को वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से या वेब की मदद से सर्च करने का या रिट्रीव करने का कार्य करता है। यहाँ पर हमारे मिलियंस ऑफ पेजेस जो भी हमारा सर्च इंजन होता है उसके डेटाबेस में सुरक्षित होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारा दिमाग अगर हमसे कोई भी पुरानी बातों को कोई पूछता है तो हमारा दिमाग एक पल के लिए पहले उस बात को सोच रहा होता है, फिर उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को किसी व्यक्ति के सामने लाकर प्रस्तुत करने का कार्य करता है। उसी प्रकार हमारा सर्च इंजन भी अपने डेटाबेस सर्वर से अब उस इंफॉर्मेशन को लाने का कार्य करता है विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। सर्चिंग फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट फैसिलिटी अवेलेबल लाइक इमेजेस, टेक्स्ट, न्यूज़, वीडियोस। किसी भी हम एक विशेष प्रकार की जानकारी को सर्च करना, जैसे कि उसमें इमेजेस, टेक्स्ट, न्यूज़, वीडियोस, ये जो भी हम सर्च करते हैं ये सब सर्च इंजन अपने डेटाबेस से लाकर देने का कार्य करता है। सर्च एक प्रकार का सर्च इज अ टूल विच हेल्प्स इन रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। सर्च एक प्रकार का टूल है जिसकी मदद से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट की मदद से लाने का कार्य करते हैं या यूजर के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हर सर्च इंजन का अपना अपना एक रूल होता है या एक वेबसाइट की इंडेक्सिंग होती है। जैसे इंडेक्सिंग ऑफ वेबसाइट्स क्या कहलाती है, इसके लिए कुछ हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं या कुछ सॉफ्टवेयर टेक्निक्स का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा एक टेक्निक्स होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके लिए SEO का एक स्पेशल कोर्स होता है जिसके माध्यम से हम अपनी वेबसाइट्स को गूगल या याहू या किसी भी सर्च इंजन के
टॉप इंडेक्स में कैसे लाएं, इसके लिए कुछ इंडेक्सिंग के लिए कार्य किए जाते हैं, जो कि सर्च इंजन के पीछे का एक कार्य होता है। जैसे कि हम गूगल पर जाकर कोई भी सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, जैसे हम उसके 2 या 3 अक्षर को लिखते हैं, वो शब्द सबसे ज़्यादा यूज होने वाला या वो वेबसाइट सबसे ज़्यादा यूज होने वाली होती है, तो उसका पूरा का पूरा कंटेंट हमारे या पूरी की पूरी वेबसाइट हमारे सामने खुलकर सबसे पहले आ जाती है। हमें उसके लिए कुछ 2 या 3 शब्दों को ही लिखना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड वेबसाइट इंडेक्सिंग, मीन्स हाउ टू get your websites in a top of the search engine. टाइप्स ऑफ सर्च इंजन, यहाँ पर हमारे पास कुछ सर्च इंजन हैं, जैसे कि इनके अलग अलग प्रकार हैं। MSN, गूगल, यांडेक्स, याहू, जो कि अब इनमें सर्च इंजन भी कई प्रकार के होते हैं। जैसा कि सबसे पहला हमारा क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन है, दूसरा हाइब्रिड सर्च इंजन है, तीसरा मेटा सर्च इंजन है। क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन क्या होता है? इसके लिए क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन कुछ ऐसे सर्च इंजन होते हैं जो कुछ बोर्ड्स या सर्च टेक्निक्स का यूज करते हैं, और हमारे स्पाइडर जैसे कि एक मकड़ी होती है। अ क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन अ बोर्ड्स दैट ट्रेवल्स ऑल अराउंड द वेब, ये सभी वेबसाइट्स पर सर्च जाता है या वेब पर सर्च करता है, उसके बाद उन वेब पेजेस को सर्च करके और उनका एक इंडेक्स बनाकर यूजर के सामने प्रस्तुत करने का कार्य करता है। These programs can access the web pages to categorize and analyze them, then add them in a search engine database. ये जो क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन होते हैं, किसी भी वेब पेज को सबसे पहले सर्च करके उसे कैटेगराइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद उसका एक इंडेक्सिंग तैयार करते हैं, ताकि हम उसे भविष्य में अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे इंडेक्स पर दिखाई दे। जैसे कि अगर हम गूगल पर जाकर कोई भी वेबसाइट का पहला अक्षर लिखते हैं तो उस वेबसाइट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर कुछ वेब इंजन हमारे सर्च इंजन है जो क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन क्रॉलर की टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि हमारा गूगल और याहू। तो क्रॉलर एक सर्च इंजन इस प्रकार का सर्च इंजन होगा जो ऑल अराउंड द वेब वर्ल्ड में आता है और उन वेब पेजेस को सर्च करके और इंडेक्सिंग करने का कार्य करता है। हाइब्रिड सर्च इंजन ऐसे सर्च इंजन जो किन्हीं 2 या 2 से अधिक टेक्निक्स को यूज करके किसी भी इंफॉर्मेशंस को लाने का कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पर वर्णित है, सर्च इंजन दैट यूजेस बोथ क्रॉलर बेस्ड एंड डायरेक्टरी बेस्ड सर्च इंजन टू ऑब्टेन देयर रिजल्ट। उन ऐसे सर्च इंजन जो क्रॉलर बेस्ड तथा डायरेक्टरी बेस्ड सर्च इंजन की फैसिलिटीज को यूज करके इंफॉर्मेशन को लाने का कार्य करते हैं, ऐसे इंजन सर्च इंजन हाइब्रिड सर्च इंजन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ हाइपरलिंक लगाई हुई है www.yahoo.in। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम याहू की वेबसाइट्स पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम सी लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा सर्च हुआ वर्ड जो भी होगा वो सबसे कॉमेडी वीडियोस। अगर हम बात करें www.edurekha, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी साइट सबसे टॉप पे थी वो यहाँ पर हमें दिख गई कि education.maharashtra.gov.in को सबसे टॉप इंडेक्सिंग दी गई है। इसके लिए इनके पीछे के इंजीनियर्स कुछ कार्य करते हैं जिसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम मेटा सर्च इंजन पर। These search engine that combine all the result from other search engine into one big list। ऐसे सर्च इंजन मेटा सर्च इंजन ऐसे सर्च इंजन होते हैं जो कि किसी अन्य इंजन या किसी अन्य स्रोत से किसी भी इंफॉर्मेशन को लाने का कार्य करते हैं। ऐसे इंजन हमारे मेटा सर्च इंजन कहलाते हैं तथा उन सर्च वेब पेजेस को इंडेक्स करके और एनालाइज करके यूजर के सामने प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। जैसे कि हमारा एक डॉग पाइल और यहाँ पर मेटा क्रॉलर सर्च इंजन है। जैसे कि हम डॉग पाइल पे जाते हैं तो डॉग पाइल हमारा एक ऐसा सर्च इंजन है जो डिफरेंट सर्च इंजन से इंफॉर्मेशन को लाकर कलेक्ट करके हमारे सामने प्रस्तुत करने का कार्य करता है। दिस इज द डॉग पाइल लुक एंड फील। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे डॉग पाइल सर्च इंजन। अगर हम यहाँ पर जाकर इंडोविजन सर्विसेज को सर्च करते हैं
तो ये हमें क्या करेगा, कहीं ना कहीं डिफरेंट पेजेस से लाकर खोज कर इंडिविजुअल सर्विसेज का जो भी रिजल्ट होगा वो हमें लाकर देगा। इंडिविजुअल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, क्लाउड, एज्यूर, मैनपावर, HCIG हमारी जो कंपनीज है इंडिविजुअल सर्विसेज क्लाउड के क्षेत्र में भी कार्य करती हैं। वी आर आल्सो पार्टनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर। हम क्लाउड के क्षेत्र में भी कार्य करते हैं। क्लाउड, अगर हम क्लाउड के बारे में बात करें तो क्लाउड एक हमारा ऑनलाइन स्टोरेज सिस्टम है जिसमें हम किसी भी टूल्स को या किसी भी एप्लीकेशंस को टेस्टिंग, डिप्लॉइंग एंड मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। हम इनकी क्लाउड की सर्विसेज को हम वहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए तथा टेस्ट करने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज या ऑनलाइन सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड करता है। ये 3 प्रकार की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, IaaS, PaaS एंड SaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, अगर हमें किसी सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो हमें किसी सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन यूज करने के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारा ऑफिस 365, इफ यू वांट टू यूज 365 यू पे, अगर आप हमें हम किसी पर्टिकुलर 1 आवर के लिए ऑफिस 365 की सर्विसेज को उपयोग करना है तो हम उसके लिए 1 आवर्स का बिल पे करेंगे और हमें वह सर्विस 1 आवर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगी तथा वे सर्विसेज हमारे डेटा को परफेक्टली सेव करने का भी कार्य करेंगी तथा उन्हें जब हमें जिस भी जगह पर, जिस भी स्पीड पर एक्सेस करना होगा हम उन्हें उस जगह पर एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा मोड आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। हमें यह जो क्लाउड है, क्लाउड हमें प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज की सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसमें हम किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को बनाकर तथा वहां पर डिप्लॉय करने की भी सर्विसेज देता है। यह हमें किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए या बनाने के लिए पूरी की पूरी सर्विसेज मुहैया कराता है। तो अब हम आते हैं, यहाँ पर सर्च इंजन की बात हो गई, मेटा सर्च इंजन जो कि डिफरेंट सर्च इंजन से इंफॉर्मेशन को लाकर उन्हें बिग लिस्ट तैयार करके यूजर के सामने प्रस्तुत करता है। रिक्वायर्ड डेटा, इसके बाद आते हैं मार्केट ऑफ द सर्च इंजन, सबसे मोस्ट यूजफुल सर्च इंजन जो कि हमारा गूगल, जिसका पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट में 91.54% वेटेज है। मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला हमारा सर्च इंजन google.com या गूगल है। इसके बाद Bing 2.44%, Yahoo 1.6%, Baidu 1.08%, Yandex 0.54%, DuckDuckGo 0.45%, Sogu 0.44%, Ecosia 0.14%, Cinema 0.08% एंड नेवर 0.07%। गूगल क्यों टॉप पे है? एक रिपोर्ट भी देखे 2019 की, with more than 90% market share in 2019, Google claims the top spot in ease। सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा वेब सर्च इंजन गूगल। कॉन्सेप्ट ऑफ फेवरेट फोल्डर, अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फेवरेट फोल्डर में। तो फेवरेट फोल्डर का मतलब ये होता है कि फेवरेट फोल्डर्स हम क्यों बनाते हैं। जैसे कि हम अपने कुछ खास मित्रों को, मित्र तो हमारे बहुत होते हैं लेकिन उनमें हम कुछ मित्रों को खास मित्रों का दर्जा देते हैं। क्यों? क्योंकि वे हमारे लिए कुछ टाइम्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसी प्रकार हम इंटरनेट में या हम अपने ईमेलिंग सिस्टम में या वेब ब्राउज़र जो हमारे हैं उनमें हम कुछ फेवरेट फोल्डर्स के कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, जिसमें हम अपनी सबसे मोस्ट यूजेबल वेबसाइट्स को या सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेसिबल वेबसाइट्स को हम एक फेवरेट फोल्डर में प्रस्तुत करते हैं या उसे हम बुक मार्क करके रखते हैं, ताकि अगर हमें बार बार उस वेबसाइट्स को खोलना हो या कभी वेबसाइट्स को खोलना हो तो हम उस वेबसाइट्स को सामने अपने बुक मार्क बॉक्स पे रख के डायरेक्ट क्लिक करें तो हम उस वेबसाइट्स पर पहुंच जाएं, जिससे हमारा टाइम बचता है। फेवरेट फोल्डर इज यूज मैनी एस्पेक्ट। जैसे कि अगर हम ईमेलिंग की बात करें तो हम ईमेल में भी अपने कुछ पर्सनल फोल्डर बनाते हैं जिनमें हम अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशंस को रखते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको एक फेवरेट फोल्डर का एग्जांपल आपके अपने ब्राउज़र के ऊपर दिखाता हूं। तो यहाँ पर एक हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र प्रस्तुत है जिस पर हम अभी
कैसे किसी भी वेबसाइट्स को अपने फेवरेट फोल्डर में ऐड करते हैं, मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर का वेबसाइट्स का पेज खुला हुआ है। यहाँ पर हम सबसे पहले ब्लैंक स्पेस पर जाकर राइट क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर जाकर सबसे पहले ब्लैंक पेज पर राइट क्लिक करते हैं तो हमें एक यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मेन्यू बार जब हम लाते हैं तो यहाँ पर ये अवेलेबल सर्विसेज, फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट, टूल्स, फोल्डर्स, ये सब हमें दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि अब हम w3schools.com को अपनी फेवरेट फोल्डर में ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ जाकर w3schools.com को हमने यहाँ पर सर्च किया और ये रहा उसका एक वेब पेज ओपन होके आया। अगर हम अब इस वेबसाइट को फेवरेट फोल्डर में जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने फेवरेट में क्लिक करते हैं, ऐड टू फेवरेट या मेंशन ऐड टू फेवरेट में जैसे हम ऐड करते हैं इस वेबसाइट को अपने मन अनुसार नाम दे सकते हैं। और अगर हम अब इस फेवरेट को अंदर जाकर देखते हैं तो ये वेबसाइट्स हमें फेवरेट बार में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फेवरेट के अंदर जाकर हमें सबसे नीचे वो वेबसाइट्स हमें यहाँ पर दिखाई देगी। और ये रहा हमारा फेवरेट फोल्डर का कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, अगर हम अपने ईमेल सिस्टम पर आते हैं तो हम अपने ईमेल पर, तो ईमेलिंग में भी हम अपने फेवरेट फोल्डर के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। मैं यहाँ आपको जीमेल के माध्यम से कुछ फेवरेट फोल्डर्स को दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये मेरा एक पर्सनल फोल्डर है जिसके अंदर मैं जाकर कोई भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रख सकता हूँ। जैसे कि मैंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर इस पर्सनल फोल्डर के अंदर या फेवरेट फोल्डर के अंदर मैंने रखे हुए हैं। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो आशा करता हूँ कि आपको फेवरेट फोल्डर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, ईमेल ने सबने ही ईमेल का नाम सुना होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी ईमेल जगत से परिचित नहीं होगा। आजकल जिस भी बिजनेस में देखिए या किसी भी कार्य में देखिए, मैक्स टू मैक्स हम ईमेल का उपयोग करते हैं। इवन अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो अगर आप गूगल प्ले सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं या गूगल प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो विदाउट आप ईमेल लॉगिन किए या विदाउट उसमें ईमेल के रजिस्ट्रेशन के आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो हम ईमेल बेसिकली क्यों यूज करते हैं? किन्हीं भी दो व्यक्तियों या दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच अपने मैसेजेस के एक्सचेंजेस के लिए या अपने संदेशों के आदान प्रदान के लिए एक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक वे जिसे हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं ईमेल। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन भी पढ़ देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल या समटाइम्स ईमेल मेल भी लिखा जाता है, इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज। यह हमारा एक प्रकार का मैसेज को एक्सचेंज करने का एक तरीका है या विधि होती है बिटवीन पीपल्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो भी विद्युतीय डिवाइसेस को या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करके हम अपने मैसेजेस या संदेश को एक्सचेंज या आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं उसे हम ईमेल कहते हैं। जैसे कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गई मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या डेस्कटॉप। ईमेल्स आर ट्रांसमिटेड बिटवीन टू डेडिकेटेड सर्वर फोल्डर। ईमेल्स जो हमारी होती हैं इसमें दो ही लोग कार्य करते, बेसिकली दो ही चीजें होती हैं। पहला होता है सेंडर और दूसरा होता है हमारा रिसीवर। तो ईमेल्स आर ट्रांसमिटेड बिटवीन टू डेडिकेटेड सर्वर फोल्डर। इसके दो डेडिकेटेड या मतलब कि सर्वर फोल्डर होते हैं जिसमें एक प्रेषक तथा दूसरा प्राप्तकर्ता होता है, सेंडर तथा रिसीवर। जिस प्रकार हम अगर पुराने जमानों की बात की जाए तो हमें अगर किसी को पत्र लिखना होता था तो हम एक पत्र भेजने वाला होता था, दूसरा पत्र को प्राप्त करने वाला होता था। अब सेंडर कौन होता है? भेजने वाला। सेंडर, अ सेंडर सेव्स, सेंडर क्या कर सकता है? अ सेंडर सेव्स सेंड और फॉरवर्ड ईमेल मैसेज।
एक सेंडर या भेजने वाला जो होता है किसी भी पत्र को सबसे पहले वो संग्रह कर सकता है या उसे भेज सकता है। सेंडर सेव्स द मेल और फॉरवर्ड ईमेल मैसेजेस, वेयर एज रिसीवर जो प्राप्त करने वाला होगा उस मैसेज को पढ़ेगा तथा उस मैसेज को डाउनलोड भी करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ईमेल। अ सेंडर सेव्स द मेल एंड रिसीवर रिसीव्स द मेल एंड रीड्स इट। रे टॉमलिंसन के द्वारा सबसे पहले 1971 में बिटवीन टू यूजर एक ईमेल भेजा गया। ईमेल के बीच में कई लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम वाई वी यूज द एट द रेट का यूज हम क्यों करते हैं। जैसा कि हम लिखते हैं कि someone@example.com, someone@example.com के बीच में हम @ को क्यों यूज करते हैं। इट लिंक्स, ये जो हमारा @ होता है किसी भी यूजर नेम को डेस्टिनेशन सर्वर से लिंक कराने का कार्य करता है। पहले ये हमारा @ यूज किया जाता था यूजर नेम को डेस्टिनेशन सर्वर के साथ लिंक कराने के लिए। बाद में इसे एक फॉर्मेट का नाम ही दे दिया गया कि ईमेल का हमारा एक फॉर्मेट ये होगा कि यूजर नेम @ डोमेन नेम। तो ये हमारा ईमेल का एक फॉर्मेट है। जैसे कि हम बात करते हैं, अभी हम आपको एक ईमेल का फॉर्मेट दिखाते हैं, someone@example.com। तो यहाँ पर ये यूजर नेम हुआ, इसके बाद @ और example.com हमारा हुआ डोमेन नेम। जैसे पर यहाँ पर हम बात करें तो pankaj.uhr@gmail.com, जीमेल हमारा एक डोमेन नेम हुआ, pankaj.uhr एक यूजर नेम और @ लिंक बिटवीन दीज देम। अब हम आते हैं अपने ईमेल फॉर्मेट पे। जैसा कि हमने वहां पर बात की कि ईमेल एक चिट्ठी या पत्र की तरह होता है जिसमें मैसेज एनवलप ईमेल फॉर्मेट, सबसे पहले जिस चिट्ठी को हम लिखते हैं उसके ऊपर एक कवर लगाते हैं या एक एनवलप लगाते हैं, उस पर मैसेज हेडर, सेंडर या रिसीवर इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट लिखा जाता है। जिस प्रकार पत्र के अंदर हम किसी भी व्यक्ति को भेजने से पहले एक संबोधन लिखते हैं तथा उस संबोधन का विषय बताते हैं और उसके अंदर उसकी जानकारी को वर्णित करते हैं। तो जानकारी वर्णित करने के लिए ये हमारा मैसेज हेडर हो गया, जहाँ पर सेंडर रिसीवर की इन्फॉर्मेशन होगी कि हम ये पत्र किसको भेज रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर भेजने वाले का पता हो गया, सोफिया फेगन कॉम नेट, ये भेजने वाले का पता हो गया। ये उसका सब्जेक्ट या जिस विषय पर हम उसको बता रहे हैं, जिस विषय पर हम उसे बता रहे हैं। दूसरा, उसके बारे में जिसको हम मैसेज लिख रहे हैं कि हमें क्या जानकारी देनी है, और यह भेजने वाला हमारा हुआ प्रेषक। तो मैसेज बॉडी ये हुई हमारी, सब्जेक्ट यहाँ हुआ विषय, तो और यहाँ पर जो प्राप्तकर्ता का पता। तो मेल इज अ टेक्स्ट फाइल, मेल एक प्रकार की टेक्स्ट फाइल होती है। जिस प्रकार हम चिट्ठी पर कुछ भी चीजें लिखकर सेंड करते हैं, उसी प्रकार ये भी एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें एनवेलप होता है। एनवेलप मतलब एक लिफाफा होता है, उसके अंदर होता है सेंडर का एड्रेस, भेजने वाले का पता, रिसीव करने वाले का पता और अदर इन्फॉर्मेशन जो भी है उसके अंदर हम लिखते हैं। मैसेज हेडर, जो मैसेज हेडर होता है हमारा, डिफाइन द सेंडर, द रिसीवर, द सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज एंड द अदर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। मेल बॉडी, मेल बॉडी में यहाँ पर हम जो भी हमें संदेश देना होता है वो इस फील्ड में हम वर्णित करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने सेंडर और रिसीवर पर। इस सेंडर और रिसीवर के मध्य एक्चुअल में किस प्रकार से मेल्स का ट्रांसमिशन होता है। हम एक सेंडर हैं जो कुछ प्रोटोकॉल्स का उपयोग करके हम इन संदेशों को भेजने का कार्य करते हैं। सेंडर, यहाँ पर सेंडर का मेल सर्वर होगा, यहाँ पर रिसीवर है, रिसीवर का मेल सर्वर है, और इंटरनेट की मदद से हम इस मैसेज को यूजर तक भेजने का कार्य करते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल रहा इस चीज का कि यहाँ पर भेजने वाला मेल सर्वर जो है मेल डोमेन -abc.com और यहाँ पर रिसीव करने वाला जो सर्वर है मेल डोमेन -xyz.com यहाँ पर है। और ये कुछ प्रोटोकॉल्स का भी यूज़ करता है जिसमें पॉप और आईमैप, जिसे हम SMTP, पॉप और आईमैप, जिसे हम आगे अपनी स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो हमारा आता है सबसे पहले सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी मदद से, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से कोई भी ईमेल
ट्रांसमिशन दो लोगों के बीच में किया जाता है। द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर ईमेल ट्रांसमिशन। सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला ईमेल ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल SMTP प्रोटोकॉल है, जिसे 1982 में इंटरनेट स्टैंडर्ड के रूप में दर्ज किया गया। मेल सर्वर एंड अदर मैसेजेस ट्रांसफर एजेंट यूज SMTP टू सेंड एंड रिसीव मेल मैसेजेस। जैसा कि मैंने बताया कि SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग सेंड और किसी भी मेल मैसेज को सेंड और रिसीव करने के लिए किया जाता है। प्रोप्राइटरी सिस्टम मतलब अगर वैश्विक जगत में देखा जाए, सच एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज एंड IBM नोट्स and web mail systems such as outlook.com, gmail, yahoo mail may use non-standard protocol internally। अगर वे अपने आंतरिक रूप से तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें नेटवर्क में किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड करना है तो उन्हें SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग करना पड़ेगा। SMTP सर्वर कॉमनली यूज ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये TCP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, जिसका पोर्ट नंबर होता है 25। यहाँ पर एक बात आती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। जब एक यूजर या जब एक सेंडर तथा रिसीवर किसी भी मैसेज को सेंड या रिसीव कर रहा होता है, तब उनके बीच में एक कॉमन एक्सचेंज सर्वर होता है। सेंडर का भी एक एक्सचेंज सर्वर होता है और रिसीवर का भी एक एक्सचेंज सर्वर होता है, जो कि किसी भी दिशा से आने वाले मैसेज को अपनी डायरेक्टरी में चेक करने का कार्य करता है, उसके बाद ही उसे आगे फॉरवर्ड या रिसीव करने का कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि ana@maildomain abc.com, यहाँ पर एक इसका ये सेंडर का एक एक्सचेंज सर्वर मान सकते हैं, और यहाँ पर love@mailbox maildomain.xyz.com इसका भी एक रिसीविंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर होगा, जो भी किसी भी एंड से आने वाली इंफॉर्मेशन को सबसे पहले अपने एक्सचेंज सर्वर में चेक करता है तथा उसे अपने एक्सचेंज सर्वर में जगह देता है। उसके बाद किसी भी यूज़र को उस मेल को डाउनलोड करने की अनुमति देता है। तो ईमेल का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार है, email someone@yample.com। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लिंक क्रिएट किया हुआ है कि जैसे हम यहाँ पर pankaj.vhr@gmail.com पे क्लिक करते हैं तो हमें ये पेज हमें एक ईमेलिंग सिस्टम पर ले जाएगा, जहाँ पर ये हमारा प्रेषक का ईमेल एड्रेस होगा, मतलब कि भेजने वाले का ईमेल एड्रेस। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हमें ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के वेब पेज मतलब माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पेज पे ले जाएगा। ये रहा हमारा आउटलुक का एक पेज। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ईमेल का जो हमारा लुक एंड फील होता है या ईमेल का फॉर्मेट होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि हमें इसमें हमने पढ़ा था मैसेज हेडर में टू एंड सी। टू मीन्स भेजने वाला, और मतलब हम जिसे भेज रहे हैं, फ्रॉम मतलब जिसके द्वारा भेजा जा रहा है, टू मीन्स प्राप्त करने वाला, सीसी मीन्स अगर हम कार्बन कॉपी एक साथ किन्हीं भी दो लोगों को या दो से अधिक लोगों को भेजना चाहते हैं तो हम इसे कार्बन कॉपी में भी रखते हैं। इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट या विषय पर, तो ये हमारा विषय हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमारी मैसेज बॉडी होती है। मैसेज बॉडी में हम जो भी चीज़ें लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको लिख कर मैं यहाँ से सेंड करता हूँ तो ये मेल मुझे मेरे जीमेल में मिलेगी। मतलब यहाँ पर मैं आपको एक ईमेल सेंड करना भी सिखा देता हूँ कि हाउ टू कंपोज अ न्यू मेल। मैं जीमेल में भी आपको सिखाऊंगा, मैं यहाँ से भी बताता हूँ। मैंने इसको सेंड किया तो ये मेल मुझे मेरे सब्जेक्ट मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ टेस्ट, और जैसे ही मैं इस मेल को सेंड करता हूँ ये मुझे मेरे जीमेल प्राप्त होनी चाहिए। अभी शायद इंटरनेट काम नहीं कर रहा ढंग से। जैसे ही हम अपने ईमेल सिस्टम पे आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या दिक्कत है। हमने एक मैसेज को सेंड किया जो कि अभी आउटबॉक्स में फंसा हुआ है। अब यहाँ से ये मेल निकल चुकी है,
अब हम अपने जीमेल पे आते हैं तो देखिए ये मैसेज हमें रिसीव हो चुका है। मैंने लिखा था मैसेज बॉडी और इसका सब्जेक्ट नेम था टेस्ट। ओके, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, मूव करते हैं कि ये हमें जीमेल के इनबॉक्स में ले जाएगा। ये एक मैसेज का ईमेल फॉर्मेट जो मैंने आपको पढ़ा दिया कि यहाँ पर मैसेज हेडर से रिलेटेड चीज़ें, मैसेज बॉडी, यहाँ पर फॉर्म भेजने वाला, यहाँ पर आपका टू है जिसे प्राप्त करना है और एक साथ कई लोगों को भेजना है तो यहाँ पर सीसी का उपयोग करते हैं। मैं ये आपको आगे बताऊंगा। इट्स अ पेज ऑफ outlook.com। ये आल्सो एक आउटलुक पेज है या आउटलुक मेल है जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं या क्या क्या फोल्डर्स होते हैं। मैं आपको डिफरेंट ईमेलिंग सिस्टम्स के आपको व्यू पेजेस दिखा रहा हूँ जिसमें फोल्डर्स क्या क्या होते हैं। इसमें इनबॉक्स फोल्डर है, जंक मेल है, ड्राफ्ट है, सेंट आइटम है, डिलीटेड आइटम है, आर्काइव है, नोट्स हैं, कन्वर्सेशन हिस्ट्री है। मैं आपको इन सब फोल्डर्स के बारे में आगे बताऊंगा। तो ये हमारा एक आउटलुक का पेज था जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक अकाउंट है। इसे हम ओपन करके, ये हमारा एक है IBM का लोटस नोट्स जो हमें ईमेलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। IBM लोटस नोट्स IBM के द्वारा सर्विस प्रोवाइड की जाने वाली मेलिंग सर्विसेज है जिसमें सेम फोल्डर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंट, जंक, ट्रैश, ये सभी, और इसके अंदर ये कुछ फोल्डर्स, जैसा कि मैं फेवरेट फोल्डर का मैंने बताया था कि इसके फेवरेट फोल्डर के अंदर ये सब चीज़ों को हम रख सकते हैं। ये IBM का एक लोटस नोट्स का, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेल ऑल डॉक्यूमेंट्स IBM लोटस नोट्स या IBM नोट्स। ये हमारा एक जीमेल का व्यू है जैसा कि अभी आपने देखा था। इसमें भी वही फोल्डर्स मिलेंगे आपको, इनबॉक्स से स्टार्ट, स्नूज, सेंड, ड्राफ्ट, कैटेगरीज, पर्सनल। हाउ टू कंपोज अ मेल, हम एक मेल कैसे कंपोज करते हैं जीमेल में। तो सबसे पहले हम जीमेल ओपन करते हैं। मैं जीमेल में अभी एक अकाउंट बनाना बताऊंगा आपको। कंपोज पे क्लिक करेंगे तो हमें ये बॉक्स ओपन होकर आएगा और हम यहाँ पर टू में, अब फ्रॉम में हमारा एड्रेस है जिसे हम जिसके द्वारा भेजा जा रहा है, टू में ऐसा एड्रेस है जिसे प्राप्त करना है। देखिएगा हम यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों को भेज रहे हैं तो हमने ये मैसेज इन दोनों को भी भेजा और इसके साथ इसको भी भेजना चाहा तो हमने इसको CC में रख दिया और यहाँ पर हम अपना मैसेज प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद इसे सेंड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सेंड हो जाएगा। तो आगे आते हैं कि हमारा मेल का स्ट्रक्चर कुछ मैंने एक बार बता दिया कि कुछ एक, अगर हम एक चिट्ठी की बात करें या एक पत्र की बात करें तो वो पत्र कुछ इस प्रकार का होता है। ये एक एनवलप है या लिफाफा होता है जिस पर बाहर सेंडर का एड्रेस होता है, भेजने वाले का पता होता है, और दूसरा रिसीव करने वाले का पता होता है, और इसके अंदर पत्र व्यवहार जो भी पत्र में लिखना होता है वो चीज़ें हम मेंशन कर देते हैं। अब आते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ ईमेल। जैसा कि हमने अभी आपको पढ़ाया कि यहाँ पर एक ईमेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इनबॉक्स सबसे पहले, यहाँ पर है हमारा फ्रॉम टू CC और यहाँ पर एक चीज़ें मेंशन है BCC। इसके बाद हमारा होता है फोल्डर इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट बॉक्स, पर्सनल, ये सभी फोल्डर्स इसके अंदर दिखते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ईमेल एड्रेस की। तो ईमेल एड्रेस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ईमेल एड्रेस क्या होता है, किसी भी यूज़र या सेंडर या रिसीवर का एक स्पेसिफिक डोमेन नेम के साथ यूज़र नेम का जुड़ा हुआ होता है जिसे हम एक ईमेल एड्रेस का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम कार्बन कॉपी पर। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कार्बन कॉपी, CC। कार्बन कॉपी का मतलब होता है ईमेल में, यदि जैसे कि हम अगर किसी दुकान पर जाते हैं, कोई वस्तु को क्रय करते हैं या किसी चीज़ को खरीदते हैं तो हम जब भी उससे एक रसीद लेते हैं तो वो उस रसीद की एक कॉपी अपने पास भी रखता है तथा एक कॉपी हमें भी देता है। इसी प्रकार अगर हम एक ही मेल को कई व्यक्तियों को सेंड करना चाहते हैं तो हम उसमें अपने CC में उस व्यक्ति का नाम ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आपको पीछे दिखा रहा हूँ कि मैंने यही मेल 3 लोगों को भेजना चाहता हूँ। मैंने इधर भी भेजी इंडिविजुअल पे, ये और ये, तो मैंने इस व्यक्ति को भेजना चाहता हूँ तो मैंने इस व्यक्ति को भी यहाँ पर ऐड किया है और यह मेल आप देख सकते हैं कि ये मेल इन दोनों के साथ साथ इसे भी रिसीव्ड होगी। तो दैट इज कॉल्ड CC या कार्बन कॉपी। उसी प्रकार अगला टॉपिक है हमारा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब होता है कि किसी से छुपाकर मेल को सेंड करना।
मतलब कि केवल सेंडर और रिसीवर ही जाने, उसके बीच का व्यक्ति इस बात को ना जान पाए कि ये मेल किस किस को भेजा गया है। जैसे कि अगर हम किसी को बात बताएं, अगर हम 3 लोग हों तो हम चाहते हैं कि बात तीनों लोगों को पता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बीच वाला बंदा ये ना जाने कि हमने ये बात तीसरे बंदे को बताई है, लेकिन पता तीनों लोगों को होगा। तो हम यहाँ पर BCC की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा BCC लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम अगर ये मेल BCC में किसी तीसरे बंदे को भी रखना चाहते हैं तो उसको भी ऐड करके ये मेल उसी बंदे को सेंड कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा इनबॉक्स। इनबॉक्स जैसे कि आपके मोबाइल में एक मैसेज बॉक्स होता है, मैसेज में एक इनबॉक्स होता है। इनबॉक्स में क्या करते हैं, हम यूज़र के द्वारा सेंड किए गए मैसेजेस को हम रिसीव करते हैं तथा वहाँ पर उस मैसेज को पढ़ पाते हैं, जो कि हमारे ईमेल के इनबॉक्स सर्वर में सेव्ड होता है। इसी प्रकार सेंट बॉक्स, जब हम मेल किसी बंदे को सेंड करते हैं तो वो हमारे सेंट बॉक्स में दिखाई देती है। इसी प्रकार से इनबॉक्स और सेंट बॉक्स हो गए। मैं इन सब चीज़ों को अभी आपको जीमेल पे जाकर दिखाऊंगा। आउटबॉक्स, आउटबॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जब हम ईमेल को किसी बंदे के लिए कंपोज करके सेंड कर रहे होते हैं और इन एनी केस हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो जाता है या कट जाता है, तब तक के लिए मेल वो उसी आउटबॉक्स में रहती है जब तक कि वो कनेक्शन वापस से अलाइव नहीं हो जाता। और जैसे ही वह कनेक्शन अलाइव होता है वह मेल उस संबंधित पते पर भेज दी जाती है। उसके बाद आता है हमारा ड्राफ्ट बॉक्स। ड्राफ्ट बॉक्स का मतलब होता है कि हम कोई ईमेल कंपोज करें तथा उसे अपने भविष्य में यूज़ के लिए, या अगर हम अभी नहीं भेजना चाहते, कुछ देर के बाद अगर किसी व्यक्ति को भेजना चाहते हैं या कभी और भेजना चाहते हैं, तो उस ईमेल को हम अपने पास संग्रहित करके रखते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट बॉक्स। आउटबॉक्स और ड्राफ्ट बॉक्स में यही अंतर होता है कि जब हमारा ईमेल भेज रहे होते हैं और हमारा इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो जाता है, तब वह मैसेज कुछ समय के लिए आउटबॉक्स में सेव होता है, और ड्राफ्ट बॉक्स में हमारा ऐसा मैसेज सेव होता है जिसे हम कभी बाद में भेजना चाहते हैं। इसके बाद आते हैं हम स्पैम मेल में। न्यूज़ या प्रमोशनल ग्रुप्स की जो मेल आती हैं या सोशल ग्रुप्स की जो मेल आती हैं, जैसे कि डॉक्टर बत्रा आपके बाल झड़ रहे हैं, LIC इंश्योरेंस, मैक्स वूपा लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों के प्रचार से रिलेटेड आने वाली जो मेल्स होती हैं वे सब मेल स्पैम या जंक मेल कहलाती हैं। तो इसके लिए हम आते हैं अपने एक मेल बॉक्स में और फिर हम दिखाते हैं इन सब चीज़ों को उपयोग करते हैं। जैसे कि हम आते हैं अपने मेल बॉक्स पे, हमें एक नया मेल कंपोज करना था, तो हमने यहाँ पर न्यू मेल किया तो हमें एक नया मेल कंपोज करने के लिए मिल गया। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम किसी बंदे को मेल भेजना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपने आप को ही मेल भेजता हूँ, दैट इज pankaj.uhr@gmail.com। मैं यही मेल चाहता हूँ कि हम अपने जीमेल पे आते हैं, जिस पे जीमेल, हम यहाँ पर आते हैं कि जीमेल पे आते हैं। तो जीमेल पे क्या करेंगे, कंपोज का एक ऑप्शन है जहाँ पर हम जाकर अपनी मेल को कंपोज करते हैं या नई मेल बनाते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें अपने आउटलुक अकाउंट की, तो ये भी एक आउटलुक अकाउंट है जहाँ पर आप जाकर लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जाकर साइन इन करता हूँ अपना pankaj.uhr@outlook.com। मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड पुट करता हूँ और साइन इन करता हूँ। तो ये मेरा एक आउटलुक का अकाउंट खुल गया। जो मैंने आपको 4 दिखाए थे उसमें से 3 ही मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर एक लिखा हुआ है न्यू मेल, न्यू मेल यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हमें किसी को मेल भेजना है तो हम यहाँ से नया मेल कंपोज कर सकते हैं। नया मेल कंपोज करने के लिए हम यहाँ पर न्यू मेल में क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया बॉक्स ओपन होकर आएगा, जहाँ पर ये CC और BCC भी हमारा है। अगर हम किसी बंदे को एक ही मेल हमें तीनों लोगों को भेजना है तो हम यहाँ पर अपना नाम लिखते हैं pankaj.uhr। सबसे पहले मैं अपने आप को ही एक मेल भेजता हूँ, इसी के बाद CC में ही मैं एक मेल और रखता हूँ अपने आप को,
pankaj.uhr@outlook.com। मैं इसी मेल को अपने आप को भी भेज रहा हूँ इसी अकाउंट के लिए। और तीसरा मेल है, मान लीजिए मैं अपने ही अकाउंट के लिए भेज रहा हूँ pankaj@innovisionservices.in। मैं इसी मेल को तीनों लोगों को भेजता हूँ। टेस्ट मेल, यहाँ पर मैंने इसको नाम दिया और यहाँ पर मैं इसका मैसेज बॉडी लिखता हूँ, हाय पंकज, दिस इज अ टेस्ट मेल, दिस इज अ टेस्ट मेल। हम यहाँ पर मेल है जो भी हम उसे तीनों लोगों को सेंड करना चाहते हैं। अगर हमें मान लीजिए हमें कुछ चीज़ें अटैच करनी है या कोई पिक्चर या कोई इमेज अटैच करनी है तो हमें यहाँ पर एक अटैचमेंट का ऑप्शन भी ऐसा सभी मेल्स पर दिखाई देगा, वो कहीं पर भी हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर अपने कंप्यूटर पर आते हैं और हम कोई इमेज अटैच करने की सोचते हैं, तो हम अपने मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर पे आता हूँ और मैं एक इमेज ऐड करता हूँ, ईमेल गूगल की मैंने इमेज यहाँ पर एक ऐड कर दी और यह इमेज मुझे तीनों अकाउंट पर अपने रिसीव्ड होगी, इवन इस भी अकाउंट पर पंकज सोनी। अब मैं इसे सेंड करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझे एक नई मेल रिसीव्ड होनी चाहिए। हमें एक ये मेल रिसीव्ड हुई, यहाँ पर दिख रहा है टेस्ट मेल, जिस पर ये इमेज भी है। अब हम अपने दूसरे अकाउंट पर भी चलते हैं, जीमेल पर, जहाँ पर हमें एक मेल रिसीव्ड होनी चाहिए। यहाँ पर भी टेस्ट मेल रिसीव्ड हुई हमें। यहाँ पर ये गूगल, हाय दिस इज पंकज एंड वी मूव टू आवर आउटलुक अकाउंट आल्सो। सो हियर इनबॉक्स, ये हम इसे रिफ्रेश करते हैं थोड़ा सा तो ये मेल हमें यहाँ पर भी रिसीव्ड होनी चाहिए। तो हमें मेल रिसीव्ड हो चुकी है, टेस्ट मेल, और इसके साथ एक इमेज भी अटैच्ड है। तो हम इस इमेज को ओपन करके भी देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की ओर। तो हमारा सीसी भी हमने पढ़ लिया, बीसीसी भी पढ़ लिया, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंटबॉक्स, आउटबॉक्स, ये सब देख लेते हैं। ये हमारा इनबॉक्स है जहाँ पर हमारी नई आई हुई मेल्स को हम संग्रहित करके रखते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेंट मेल। सेंट मेल के लिए अभी हम चलते हैं अपने आउटलुक अकाउंट पर, जहाँ से हमने इस मेल को भेजा था, ये रिसीव्ड हुई हमें, और हम इसके सेंट आइटम पर भी चलते हैं कि ये मेल हमें दिखाई देगी कि टेस्ट मेल, हाय पंकज, दिस इज अ टेस्ट मेल। हमने जो मेल सेंड की थी किसी को, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद आते हैं हम अपने ड्राफ्ट बॉक्स पे। तो ड्राफ्ट बॉक्स के लिए मैं अभी आपको एक मेल कंपोज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा pankaj.uhr@gmail.com। मैंने यहाँ पर इसका सब्जेक्ट दे दिया टेस्ट न्यू। मैंने इसको यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा, ये सब लिखा मैंने, और इस मेल को अब मैं यहाँ से मैं इनबॉक्स पे अपने आ गया और मैं इस मेल को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो ये मेल जो मेरा होना चाहिए वो ड्राफ्ट बॉक्स में आ जाना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर कोई भी मेल नहीं था या नंबर नहीं लिखा हुआ था, तो अभी यहाँ पर एक नंबर आ चुका है टेस्ट मेल के लिए कि जो मैंने लिखा था ये हमारे ड्राफ्ट बॉक्स में अभी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार अगर हम इस मेल को सेंड कर रहे हों और वह मेल का कनेक्शन यहाँ से लॉस्ट हो जाए, वो हमारे आउटबॉक्स में दिखाई देगा। जैसे कि मैं यहाँ से एक ईमेल कंपोज करता हूँ। अभी आपने इससे पहले देखा था कि हमने एक मेल भेजा था, तो वो हमारे हाय टेस्ट, मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ ऐसे। अब मैं इस मेल को अगर सेंड करता हूँ तो सबसे पहले ये ईमेल कुछ टाइम के लिए हमारे ड्राफ्ट आउटबॉक्स में दिखाई देगी। उसके बाद जब तक हम इसे प्रॉपर कनेक्शन नहीं मिल जाता तब तक ये किसी को सेंड नहीं होती। तो अभी देखिए हमारा आउटबॉक्स ओपन खाली हो चुका है और ये हमारा मेल जो है वो सेंट बॉक्स में जाकर दिखने लगा।
तो ये हमारा सेंड बॉक्स हो गया। इसके बाद आता है हमारा जंक ईमेल। जंक ईमेलिंग में ऐसे मेल्स आते हैं जिन्हें हम प्रमोशनल मेल्स के तौर पर, जैसे कि स्विगी, अभी देख पा रहे होंगे स्विगी इज आल्सो फूड डिलीवरी सर्विसेज, अगर हम इसे डिलीट करते हैं ये हमें हमारे डिलीटेड या ट्रैश ऑर्डर में जाकर दिखना चाहिए, डिलीटेड मेल्स में दिखना चाहिए। ये हमारी मेल्स जो हैं वो जंक और डिलीटेड आइटम्स के फोल्डर में दिखाई देंगी। तो अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, ईमेल और जीमेल किस प्रकार अलग। ईमेल हमारा एक मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज। ईमेल जो है हमारा डिजिटल मैसेजेस को एक्सचेंज करने का एक तरीका है यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उन्हीं सर्विसेज को जीमेल फ्री एडवर्टाइजिंग सपोर्टर्स के लिए जो प्रोवाइड करता है वह हमारा जीमेल होता है, जिसे कि गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है और ये हमारी फ्री होती हैं। दूसरा है ईमेल हेल्प्स टू सेंड एंड टू रिसीव डिजिटल मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। ईमेल जो होता है हमारा डिजिटल मैसेजेस को इंटरनेट की मदद से सेंड तथा रिसीव करने का कार्य करता है। और जीमेल जो होता है इन सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू सेंड ईमेल, इन अ प्लेटफॉर्म टू सेंड ईमेल्स। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किसी भी ईमेल को सेंड करने के लिए या ईमेल सर्विसेज प्रोवाइडर को। और एन ईमेल क्लाइंट, यह एक प्रकार का ईमेल प्रोवाइडर या ईमेल क्लाइंट हो गया, या ईमेल क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हम आते हैं ट्रांसमिट डिजिटल मैसेजेस बाय कम्युनिकेशन नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। वही चीज जो ऊपर लिखी हुई थी कि इंटरनेट की मदद से मैसेज का ट्रांसमिशन। और उसमें आता है प्रोवाइड्स एडिशनल फीचर सच एज वायरस प्रोटेक्शन, ईमेल एंड रिमाइंडर, स्पैम फिल्टरिंग एंड मैनी मोर। मीन्स ईमेल और जीमेल में अंतर क्या हुआ कि हम किसी भी डिजिटल मैसेजेस की एक्सचेंजिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब करते हैं तो हम उन्हें ईमेल कहते हैं, और इन ईमेल सर्विसेज को सेंड करने के लिए या इन ईमेल सर्विसेज को उपयोग करने के लिए जब कोई एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है तो उसे हम जीमेल के नाम से जानते हैं। मीन्स ये कह सकते हैं कि ईमेल हमारी एक सर्विस है और जीमेल या याहू या अन्य सर्विस प्रोवाइडर हमें इस सर्विस का मतलब कि फायदा देने के लिए उत्साहित करते हैं। जीमेल, अब जीमेल हमारा या कोई भी मेल हो वो कुछ प्रोटोकॉल्स को यूज करता है। बेसिकली जो हमारा मेलिंग सिस्टम है वो दो प्रोटोकॉल्स पर बेस्ड होता है। पहला है IMAP और दूसरा है POP। तो POP एंड IMAP प्रोटोकॉल ये होते क्या है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। जो हमारी ईमेलिंग सर्विसेज होती है इन दो प्रोटोकॉल्स का यूज करके किसी भी मैसेज को सेंड या रिसीव करने का कार्य करती है, जिनमें से POP का पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और IMAP का पूरा नाम होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। These protocols are being used for retrieving emails। रिट्रीव मीन्स होता है कि किसी भी चीज को कहीं रखी हुई इंफॉर्मेशन से लाना, जैसे कि हम फेच वर्ड हमने सुना होगा। जब भी हम यूट्यूब पे कभी वीडियो देख रहे होते हैं तो कभी कभी बीच में इंटरनेट लो अवेलेबिलिटी के कारण स्पिनर बीच में घूमता रहता है। इट मीन्स वह इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने का कार्य कर रहा होता है। यूजिंग ईमेल इन योर कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट और ईमेल सर्वर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं POP की। POP एक ऐसा ये है जो हम इन सभी डिवाइसेस का यूज करके ईमेल्स को रिसीव कर सकते हैं तथा भेज सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पर। ये कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, टू डाउनलोड द ईमेल फ्रॉम इन ईमेल सर्वर इनटू डिवाइस। यह हमें ईमेल सर्वर से किसी भी ईमेल्स को डिवाइस में डाउनलोड करने की अनुमति देता है। इट ओनली डाउनलोड्स द ईमेल ऑफ द इनबॉक्स फोल्डर। यह केवल हमारे इनबॉक्स फोल्डर को ही डाउनलोड करने की अनुमति देता है। जैसे कि अभी आपने देखा था इनबॉक्स था, आउटबॉक्स था, ड्रॉपबॉक्स था। ये केवल इनमें से इनबॉक्स फोल्डर को ही डाउनलोड करने की अनुमति देता है। मीन्स इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का सिंक्रोनाइजेशन या ऑर्डर या क्रम नहीं होता। यह केवल इनबॉक्स फोल्डर को ही डाउनलोड करने की अनुमति देता है। एक बार मेल डिवाइस में डाउनलोड हो जाने पर यह हमारे मेल सर्वर से डिलीट कर दी जाती है या मेल सर्वर से हट जाती है।
मीन्स इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई भी इसकी कॉपी या एक भी छायाप्रति वहां पर उपस्थित नहीं होती। लेकिन हम कुछ टेक्निक्स का यूज करके हम मतलब कि इन कॉपीज को भी सर्वर पर हम रख सकते हैं कुछ सिलेक्शंस का यूज करके। ईमेल इज विजिबल विदाउट एन ईमेल कनेक्शन। एक बार मेल डाउनलोड हो जाने पर, इस प्रकार प्रोटोकॉल में एक बार ईमेल हमारे मोबाइल या डिवाइस में डाउनलोड हो जाने पर या कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाने पर हम उसे बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी देख पाते हैं। लेकिन इन सब के कारण यह क्या करता है कि हमारे सर्वर पर सेव द सर्वर स्पेस, इसके कारण जब मेल हमारे ईमेल सर्वर से डिलीट कर दी जाती है तथा वह मेल हमारे डिवाइस में डाउनलोड हो जाती है तो यह हमारे ईमेल सर्वर का स्पेस भी बचाने का कार्य करती है, क्योंकि नई चीज़ों को आना आती रहती हैं और पुरानी चीज़ें डिलीट होती रहती हैं, जिसके कारण हमारा जो सर्वर पर जो लोड है उसका लोड भी नहीं पड़ता। तो इस प्रकार पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल को एक बार फिर से देखते हैं कि यह ईमेल को सर्वर से डिवाइस में डाउनलोड करने के लिए उपयोग होती है। दूसरा, यह केवल इनबॉक्स फोल्डर को ही डाउनलोड करती है। तीसरा, इसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक नहीं होती। चौथा, एक बार मेल डाउनलोड होने पर यह मेल सर्वर से डिलीट कर दी जाती है। अब हम इन्हें बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी देख सकते हैं। सेव द स्टोरेज स्पेस, यह सर्वर का स्टोरेज स्पेस बचाता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी इसका कुछ डिसएडवांटेज होता है। मतलब हमें डिवाइस का बैकअप लेना पड़ता है। इसके लिए हमें एक डिवाइस का बैकअप लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इफ एनी केस हमारा मेल सर्वर या डिवाइस का जो डेटा है या डिवाइस कभी कभी करप्ट हो गई या उस पर कोई वायरस अफेक्शन हो गया, तब हम उस डिवाइस के बैकअप को नहीं ले पाएंगे या उस डिवाइस के डेटा को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वह डेटा केवल एक पर्टिकुलर डिवाइस पे ही, मतलब एक विशेष डिवाइस पर ही वह दिखाई देगा, वह अन्य डिवाइसेस पर शो नहीं होता। जिसके कारण पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के ये दो ड्रॉबैक हैं, जिनके कारण डिवाइस का बैकअप लेना हमें बहुत ज़रूरी होता है और वायरस के इन्फेक्शन से बचाना होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद हम आते हैं IMAP प्रोटोकॉल पर, जो इसके अपोज में कार्य करता है। दिस इज IMAP प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल पूरा नाम होता है इसका भी काम सेम होता है, यूज टू रिट्रीविंग मेल फ्रॉम एन ईमेल सर्वर। किसी भी ईमेल सर्वर से ईमेल्स को रिट्रीव करने का कार्य या निकालने का कार्य इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का होता है। यह हमें अलाउ टू व्यू द मेल इनटू मल्टीपल डिवाइसेस, यह हमें विभिन्न डिवाइसेस पर ईमेल सर्वर पर स्टोर्ड मेल्स को देखने की अनुमति देता है। यह हम इन मेल्स को या इस प्रोटोकॉल पर कार्य करने वाली मेल्स को हम दुनिया के किसी भी कोने पर किसी भी मोबाइल या किसी भी डिवाइस पर एक्सेस कर सकते हैं और वह हमें सेम व्यू देता है। इट मीन्स इसमें सिंक्रोनाइजेशंस होता है, मतलब यह ईमेल के हर एक फोल्डर को सिंक्रोनाइज या कॉपी करता है, चाहे वो इनबॉक्स हो, चाहे वो ड्रॉप बॉक्स हो या आउटबॉक्स हो, डिलीट बॉक्स हो, सभी बॉक्सेस के डेटा को कॉपी करने का कार्य करता है। मीन्स यह एक लोकल कॉपी को ईमेल सर्वर पर रहती है तथा उसकी एक कॉपी को हमारी डिवाइस पर कैश करने का कार्य करता है। यह हर एक फोल्डर को डाउनलोड करता है। अब यह POP3 से किस प्रकार डिफरेंट हुआ, यह भी ईमेल को निकालने का कार्य, ईमेल सर्वर से रिट्रीव करने का कार्य करता है। लेकिन POP3 में जो मेल्स होती हैं उसमें से केवल इनबॉक्स का ही डेटा हमारा सिंक्रोनाइज होता है या डाउनलोड होता है या विजिबल होता है। इसमें सभी फोल्डर्स के डेटा हमें दिखाई देते हैं। इसमें POP3 में जो भी मेल्स एक बार डाउनलोड हो जाती हैं डिवाइसेस पर, वह ईमेल सर्वर से एक बार में हटा दी जाती हैं। इसमें मैसेज एक्सेस इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल में डिवाइसेस पर ही उन मेल्स की एक कॉपी कैश की जाती है। उसमें कोई भी सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक नहीं होती, इसमें एक सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक होती है। उसमें सभी फोल्डर को सिंक्रोनाइज नहीं किया जाता, उसमें केवल इनबॉक्स का डेटा ही डाउनलोड होता है और इनमें सभी फोल्डर्स के डेटा को विभिन्न डिवाइसेस पर एक साथ अलग अलग लोकेशन पर देखा जा सकता है। इसका डिसएडवांटेज, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने पर हम इस ईमेल को एक्सेस नहीं कर पाते, जैसे कि वेब लॉगिन। मैं आपको एक वेब लॉगिन, मैं अपनी इसी मेल का एक वेब लॉगिन आपको दिखाता हूं। जैसे कि ये हमारा आउटलुक अकाउंट है, इसी को अगर मैं इंटरनेट की मदद से अभी मैं इसको एक्सेस करके दिखाता हूं।
एक वेब लॉगिन, उसी मेल का एक वेब लॉगिन मैं आपको इंटरनेट की मदद से लॉगिन करके दिखाता हूँ। दिस इज द IndoBusinessServices.in वेब मेल पेज हुआ। इस पर हमने अपना ईमेल आईडी डाला और हमने इसको एक्सेस कर लिया इंटरनेट की मदद से। जब हमारा इंटरनेट कनेक्टेड है, यहाँ पर देखिए ये हमारा इंटरनेट कनेक्टेड है। हम इंटरनेट की मदद से इसे एक्सेस कर रहे हैं और ये मेल भी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि टेस्ट मेल जो अभी हमने भेजी थी, हमने इसे यहाँ पर भी वही फोल्डर हमारे दिखा दें, इनबॉक्स, ड्रॉपबॉक्स, सेंडबॉक्स, आर्काइव, ये सब स्पैम ट्रैश, ये सभी मेल दिखाई दे रही हैं। तो हमने इस फोल्डर को यहाँ एक्सेस कर लिया। अगर मैं इसे इंटरनेट बंद करके एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो ये मेल हमें वापस से दिखाई एक्सेस होगा ही नहीं। अगर मैं वेब मेल के पेज को लॉगिन करता हूँ तो नो इंटरनेट कनेक्शन, मतलब हम इंटरनेट कनेक्शन के बिना इस मेल पेज को देख नहीं सकते। तो हम अपने प्रेजेंटेशन पर वापस आते हैं टॉपिक पर। तो वेब लॉगिन को हम बिना इंटरनेट के यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं विच इज़ बेटर। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ IMAP इज प्रिफर्ड मेल द कनेक्शन मेथड नाउ डेज ड्यू टू इट्स पोर्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी क्रॉस द मल्टीपल डिवाइसेस। यह मल्टीपल डिवाइसेस पर एक साथ उसी डेटा को एक साथ कई जगह पर देखा जा सकता है, जिसके कारण IMAP हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल मेरी जानकारी में मैं प्रिफर करता हूँ। लेट्स बात करते हैं हम अपने जीमेल क्रिएशन की। तो हम अब आते हैं अपने गूगल पेज पर, जहाँ पर हम आपको एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें जाना होगा gmail.com पर। मैं अपना यहाँ से अकाउंट लॉग ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको एक जीमेल अकाउंट बना के दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे गूगल पर सर्च करना होता है gmail.com या जीमेल बस लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले एक जीमेल लिख के आता है। तो यहाँ पर जीमेल साइन इन, गूगल इन, लॉग इन जो भी लिख के आता है, या जीमेल पे जाइए आप तो आपको यहाँ पर एक साइन इन का ऑप्शन आएगा, जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। जब भी आप एक गूगल का पेज खोलेंगे तो यहाँ पर एक जीमेल का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जीमेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यूज़ अनदर अकाउंट यहाँ पर आ रहा है। मैं यूज़ कर लेता हूँ जीमेल लॉगिन पेज का, जहाँ पर मुझे जीमेल लॉगिन के कारण साइन इन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर साइन इन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं साइन इन पर जाता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ यूज़ अनदर अकाउंट। मेरे पहले अकाउंट्स कुछ ऐड हैं इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है। तो हम सबसे पहले जाते हैं क्रिएट अकाउंट पर। क्रिएट अकाउंट पर अगर हम अपने लिए सेल्फ कर रहे हैं तो माई सेल्फ सेलेक्ट करेंगे। टू मैनेज माई बिजनेस, अगर हम अपने बिजनेस के तौर पर कर रहे हैं तो इसे माई बिजनेस क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपने लिए एक ईमेल क्रिएट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना नाम लिखते हैं। तो मैं अपना यहाँ पर नाम लिखता हूँ। इसके लिए मुझे एक अपना डोमेन नेम लेना होगा या अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्योंकि मैंने pankaj.uhr के नाम से मल्टीपल चीज़ें ले रखी हैं इसलिए मुझे ये नेम शायद प्रोवाइड करेगा। pankaj.uhr1 कर देता हूँ मैं इसकी जगह पर। ये नाम मेरा अवेलेबल है, लेकिन अगर मैं इसी नाम को pankaj.uhr के नाम से लेता हूँ तो ये मुझे कुछ एरर के साथ बताएगा कि दिस अकाउंट ऑलरेडी टेकन। मैं यहाँ पर पासवर्ड डालता हूँ अपना।
पासवर्ड हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, जिसमें 8 से ज़्यादा अक्षर का भी कलेक्शन हो सकता है, जिसमें मिक्स्ड पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें कोई भी एक अक्षर बड़ा होना चाहिए, बाकी रेस्ट ऑफ द जो हमारे अक्षर हैं या अल्फ़ाबेट हैं वो छोटे होंगे, और उसमें कुछ स्पेशल सिंबल्स होंगे और कुछ न्यूमेरिक डिजिट्स भी होंगी। जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ एक पासवर्ड। जैसे कि मैं यहाँ आपको अपना पासवर्ड दिखा देता हूँ एक बार कि कैसा हमारा पासवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड दिखाई दे रहा होगा। इसमें इंडोविजन में मैंने यहाँ पर इंडोविजन डाला है, इसमें आई कैपिटल है, उसके बाद NDOVISION ये सभी छोटे अक्षर में है, एक स्पेशल सिंबल और न्यूमेरिक डिजिट, और उसके बाद एक फिर से स्पेशल सिंबल, मींस 8 कैरेक्टर से छोटा नहीं होना चाहिए, एक अक्षर बड़ा बाकी सब छोटे, स्पेशल सिंबल या हैज़ या कोई और स्पेशल सिंबल, और एक नंबर इंक्लूडेड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड चेंज कर देता हूँ अभी। तो मैं यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ तो ये मुझे बता दिया कि दैट यूज़र नेम इज ऑलरेडी टेकन। मैं इस यूज़र नेम को ऑलरेडी ले चुका हूँ। मैं अगर इसे 1 करता हूँ तो यहाँ पर अवेलेबल यूज़र नेम्स दिखा दे रहे हैं। मैं इनमें से कोई भी यूज़र नेम चूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे ये यूज़र नेम्स कोई भी नहीं चाहिए, तो मैं अपना नया यूज़र नेम डाल के आगे बढ़ता हूँ। तो pankaj.uhr069 के नाम से इसने ले लिया। अब ये मुझसे मेरा मोबाइल नंबर पूछेगा, तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ। इसके बाद मैं अपना एक ईमेल रिकवरी डालता हूँ कि मेरा पहले से जो ईमेल बना हुआ है मैं उसे यहाँ पर पुट करके आगे बढ़ता हूँ, gmail.com। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। इसके बाद हमें एक OTP रिसीव्ड होगा, जिस OTP को हम इस डिवाइस पर डालेंगे और हमें ये जीमेल पर लेकर जाएगा। अगर हमें OTP रिसीव्ड नहीं होता है तो हम इसके लिए कॉलिंग सिस्टम अपना लेते हैं। तो मुझे मेरा OTP रिसीव हो चुका है मैसेज के माध्यम से, मैसेज 190506। तो मैं इसे यहाँ पर पुट करता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये मुझे मेरे जीमेल अकाउंट पर लेकर जाएगा। आई एग्री। तो हम यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट पर आ चुके हैं। ये हमारा एक अकाउंट है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक जीमेल अकाउंट आ चुका है। तो अभी हम इसको साइन आउट करते हैं और वापस से हम लॉगिन करते हैं। तो ये हमें टेक मी टू जीमेल, हमें ये जीमेल पर लेकर
आ चुका है और हमें गूगल की तरफ से एक मैसेज भी रिसीव हुआ है जिसमें वेलकम मैसेज है। अब अगर हम किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं यहाँ से, तो मैं अपने ही आपको एक मैसेज भेजता हूँ pankaj.uhr@gmail.com, सब्जेक्ट न्यू मेल जनरेशन। मैंने नई मेल बनाई, इस पर हाय दिस इज अ टेस्ट मेल मैं यहाँ पर लिखता हूँ और इसे सेंड करता हूँ। तो मैं अब यहाँ से अपना दूसरा अकाउंट लॉगिन करके देखता हूँ वो मेल मुझे रिसीव्ड हुई कि नहीं। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डालूँगा, उसके बाद एंट्री करते हैं यहाँ पर। तो ये मुझे टेस्ट मेल रिसीव हो चुकी है, न्यू मेल जनरेशन हाय दिस इज टेक्स्ट मेल। अगर मैं इस पर रिप्लाई करता हूँ तो ये रिप्लाई मेल भी उस पर चली जाएगी, हाय दिस इज पंकज। मैंने ये मेल सेंड की, तो अब मैं इस ईमेल पे आऊँगा तो मुझे वो मेल रिसीव्ड होनी चाहिए। मैं जैसे ही इसे रिफ्रेश करता हूँ मुझे एक मेल रिसीव्ड होनी चाहिए। तो ये न्यू मेल जनरेशन पर रिप्लाई मुझे मिल गया, हाय दिस इज पंकज। अब मैं यहाँ से रिप्लाई कर सकता हूँ, हाय आई हैव रिसीव्ड। मैं इसे सेंड करता हूँ तो ये मेल मुझे वापस से इस जगह पर रिसीव्ड होनी चाहिए। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेल मुझे मेरे कन्वर्सेशन सेक्शन में मिलेगी, न्यू मेल जनरेशन रिप्लाई आई हैव रिसीव्ड। सो इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड लेट्स सिनराइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।